अम्बेडकरवाद की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। कोई भी समाज अपने उद्भव के क्रम में अपने चरित्र को पूर्णतः या अंशतः नष्ट या सुधार करने का हमेशा प्रयास करता है। इससे यह साबित होता है कि आने वाले समय में कुछ भी हमेशा के लिए सार्वभौमिक या स्वीकार्य नहीं रहता। हमेशा एक गतिशील प्रक्रिया कार्यरत रहती है जो बदलती हुई जरूरतों, समय और स्थान के अनुरूप प्रतिक्रिया करती रहती है। अतः अपने अतीत से चिपके रहने और उसके झूठे महिमा मंडन से वस्तुतः न सिर्फ व्यक्ति के बल्कि समाज के विकास में बाधा पहुंचती है। अंबेडकर ने बड़े तार्किक रूप से अवांछित अतीत की निरर्थकता को रेखांकित किया है। एनहिलिएशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुओं को खुद के लिए उपयुक्त शासन चुनने से पहले अपने धरोहरों का एक बड़ा अंश नष्ट करने की जरूरत है। हिंदुओं को निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपने पूरे सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखना है या सिर्फ उतना ही जितना उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो और जो आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सके। जॉन डेवी जो मेरे शिक्षक हैं और उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, उनका कहना है प्रत्येक समाज पर यह भार होता है कि वह अपने अतीत में से कुछ तुच्छ चीजों को जो अवांछित है उन्हें नष्ट करे, उनमें जो सकारात्मक है उनका संरक्षण करे। इससे समाज ज्यादा प्रबुद्ध होता है। वह इस उत्तरदायित्व का अनुभव करता है कि समाज में विद्यमान सभी उपलब्धियों को संरक्षित और प्रसारित नहीं करना चाहिए बल्कि सिर्फ उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए जिससे एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। अंबेडकर ने जॉन डेवी के साथ जो बेहतरीन रिश्ता विकसित किया था उसकी व्याख्या करते हुए अरुण पी मुखर्जी लिखते हैं, उपरोक्त लेखांश में उल्लेखित डेवी का उद्धरण उनके डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन से उद्धृत है। इस रचना का अंबेडकर पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा और इससे उन्होंने बार बार उद्धृत किया है, हालांकि हमेशा उद्धरण के रूप में उद्धृत नहीं किया है। डेवी यहाँ युवाओं की शिक्षा और शिक्षा की उस पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता है। उपरोक्त उद्धरण में अंबेडकर और डेवी ने जो मुद्दा उठाया है उसका हल अब तक नहीं हो पाया है। क्या हमारा समाज सृजनवादी या क्रमिक विकासवादी सिद्धांतों द्वारा शासित होना चाहिए? क्या हमें अपने युवाओं को अब तक संचित ज्ञान के समस्त भंडार पर, जिसे डेवी के अनुसार सहभागी बौद्धिकता द्वारा हासिल किया गया है, पर सवाल उठाना सिखाना चाहिए या फिर उन्हें यह सिखाना चाहिए मसलन बौद्धिक विज्ञान और वैदिक गणित ही शाश्वत सत्य के प्रतिमान है? हालांकि डेवी के लिए या अम्बेडकर के लिए ये महज ऐसे प्रश्न नहीं है जिन पर सिर्फ अमूर्त स्तर पर दार्शनिकों की भाषा में चर्चा होनी चाहिए। डेवी के लिए यह स्कूली शिक्षा से संबंधित है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अंबेडकर डेवी के इन विचारों का प्रयोग मूर्त स्थिति के लिए करते हुए यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या एक ऊंची जाति का हिंदू समाज अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कर सकते हैं और उनके साथ अछूत की तरह बर्ताव कर सकते हैं महज इसलिए कि धर्म ग्रंथों में इन प्रथाओं की स्वीकृति दी गई है। 1937 में अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में एक रैली के दौरान मनुस्मृति की प्रतिलिपि का दहन किया। इस रैली में उनके नेतृत्व में 5000 से ज्यादा लोग ऊंची हिंदू जातियों के विरुद्ध जमा हुए थे जो उन्हें छावदार झील से पानी नहीं लेने दे रहे थे जो उनका मूलभूत अधिकार था। मैं तो यह कहूंगा कि अंबेडकर ने देवी के विचारों को खींचकर एक मुकाम पर पहुंचा दिया
देवी जब अतीत के हानिकारक प्रभावों को दरकिनार करके संभावनापूर्ण आदर्श बनाने की बात कर रहे थे तो वे महज माचिस की तीलियों से खेल रहे थे, लेकिन इन अवांछित तत्वों में वास्तव में आग अंबेडकर ने लगाया है। इसके उपरांत अंबेडकर हिंदुओं को यह समझाते हैं कि यहाँ कुछ भी निर्धारित, शाश्वत, सनातन नहीं है। प्रत्येक चीजें परिवर्तित होती रहती हैं और यह परिवर्तन व्यक्ति के जीवन का और समाज का नियम है। पुराने मूल्यों के विरुद्ध निश्चित तौर पर एक अनवरत क्रांति होनी चाहिए और हिंदुओं को निश्चय ही यह समझ लेना चाहिए कि अगर मनुष्यों की गतिविधियों को निर्धारित करने के कुछ मापदंड बनाए जा सकते हैं तो उन्हें उन मापदंडों के संशोधन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुद्ध पर अपनी समझ को ठोस करने के लिए अंबेडकर अपने शिक्षक जॉन डेवी की सहायता लेते हैं। जॉन डेवी यह विश्वास करते थे कि साहस ही साधन को न्यायोचित बनाता है। नैतिक रूप से एक विकृत अवधारणा है। वे यह सवाल उठाते हैं कि फिर साधन को कौन न्यायोचित बना सकता है। देवी ने यह रेखांकित किया है कि शक्ति के प्रयोग का ही दूसरा नाम हिंसा है। हालांकि सृजनात्मक उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, परंतु शक्ति का ऊर्जा के रूप में प्रयोग और शक्ति का हिंसा के रूप में प्रयोग के बीच में निश्चित तौर पर अंतर किया जाना चाहिए। शक्ति को प्रयोग को इस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए कि एक बुराई को नष्ट करने के क्रम में भी जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा साध्य की रक्षा की जा सके। अंबेडकर और देवी के विचारों के बीच विलक्षण समानताएं हैं। उनके बीच के इस विशिष्ट रिश्ते को समझने के लिए यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि पहले यह उजागर किया जाए कि उनमें एक दूसरे के विचारों के प्रति बहुत आत्मीयता और सम्मान था और उनके वैश्विक दृष्टिकोण की व्याख्या के लिए निश्चित तौर पर यह एक प्रमाण था। यह दावा करना बिल्कुल सही होगा कि अंबेडकर के लेखनों का देवी से जुड़ाव उनके द्वारा देवी के लेखनों से उद्धृत व्यापक उद्धरणों के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है। अंबेडकर की चेतना में देवी इतने गहरे समाये हुए थे कि देवी के शब्द अंबेडकर के विमर्श में प्रायः बिना किसी उद्धरण द्वारा उद्धृत किए भी प्रवाह करते थे। अंबेडकर ने देवी से सिर्फ संकल्पनाएं और विचार ही उधार नहीं लिया है, बल्कि उनकी प्रणालीगत पद्धति और उनके तर्क पद्धति के तरीकों पर भी देवी का प्रभाव दिखाई देता है। दोनों विचारकों में यह समानता है कि वे दोनों वर्तमान के सरोकार और समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए अतीत के परीक्षण के प्रति अपना रुझान दिखाते हैं और इस बात के निर्धारण का प्रयास करते हैं कि अतीत के ये अवशिष्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने लाभकारी हो सकते हैं। दोनों यह विश्वास करते हैं कि परिवर्तन जीवन का मूल है और किसी भी कालखंड के विचार जीवन की दशाओं से संबंधित तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमित होते हैं। इसलिए दोनों परंपराओं की पूजा और शाश्वत सत्य को संदेह की नजर से देखते हैं। इस प्रकार दोनों विधाता या नियत भाग्य जैसे प्रभुत्वशाली नियतिवादी अवधारणाओं को और इसके साथ ही मार्क्सवाद के नियतिवादी अवधारणाओं को भी चुनौती देते हैं। उनके लिए मनुष्य एक विशिष्ट और समानुपाती और अनवरत विकसित होने वाला प्राणी है जो शिक्षा और संचार के माध्यम से अपनी दुनिया का निर्माण और पुनर्निर्माण करता रहता है। उनका मनुष्य एकल या प्रबोधन के विचारों वाला अलग थलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्ति की अवधारणा गहरे रूप से समाज में समाई हुई है। किसी व्यक्ति के जीवन और व्यापक स्तर पर समाज की दशा को
को समझने में और इसके साथ ही उसकी परिवर्तनशील अवधारणा को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता बहुत मददगार होती है। और यही कारण है कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक रूपांतरण की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके माध्यम से निजी और सार्वजनिक जीवन से संबंधित नए और उत्कृष्ट आचरण उभर कर सामने आती है। देवी के दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी में वे अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट करते हैं। एक अनुशासित मस्तिष्क किसी समस्या को देखकर आनंदित होता है। वह उस पर तब तक ध्यान करता है जब तक उसका हल ना निकाल ले और उपयुक्त परीक्षण के पश्चात उसे स्वीकार करता है। जो संदेहास्पद है उसके प्रति एक सक्रिय उत्सुकता, एक खोज और निश्चितता की भावना के लिए चाह ऐसी वस्तुओं की खोज को जन्म देती है जिससे ध्रुव और अस्थिर, अस्पष्ट और स्थिर के रूप में विकसित होती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रायः इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि वह जो संदेहास्पद का लुत्फ लेने में सक्षम होता है, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जो संदेह को एक व्यवस्थित छानबीन की प्रक्रिया में तब्दील करके उसका लाभकारी उपयोग करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीविता को प्राप्त नहीं कर सकता जिन्हें सोचने से प्यार नहीं हो, और किसी को भी सोचना तब तक पसंद नहीं आ सकता जब तक कि उनकी समस्याओं में रुचि ना हो। यह समझने के लिए कि कैसे यह लोकतांत्रिकरण की एक निर्धारित प्रक्रिया में रूपांतरित हुआ जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को यह जरूर पढ़ना चाहिए कि इन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर देवी क्या कहना चाहते हैं। लोकतंत्र शासन का एक विशिष्ट स्वरूप, सरकार चलाने की एक प्रक्रिया, सार्वजनिक मताधिकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकारी प्रशासन चलाना और कानून बनाना से बहुत ज्यादा विस्तृत संकल्पना है, परंतु यह उससे बहुत ज्यादा विस्तृत और गहन है। एक जीवन शैली के रूप में लोकतंत्र के प्रति प्यार मेरे अनुसार इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है कि यह प्रत्येक परिपक्व मनुष्य की एक मनुष्य के रूप में इकट्ठे जीवन को संचालित करने के मूल्य के रूप में अपनी सहभागिता को अभिव्यक्ति है। यह सामान्य सामाजिक कल्याण और एक व्यक्ति के रूप में मनुष्यों के पूर्ण विकास दोनों के लिए आवश्यक है। अंबेडकर जब अपने आदर्श समाज के बारे में बात करते हैं तो देवी का प्रभाव उन पर दिखाई देता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित हो, और क्यों ना हो, परिवार और भाईचारा पर क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। इसमें ऐसे माध्यम भरे हुए होने चाहिए जो एक हिस्से में हो रहे परिवर्तनों को दूसरे हिस्से तक पहुंचा सके। एक आदर्श समाज में विभिन्न हितों को जानबूझकर आदान प्रदान और साझा किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ विभिन्न अलग-अलग और स्वतंत्र तरीके से मेलजोल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वहां निश्चित तौर पर सामाजिक मेलजोल होना चाहिए। वस्तुतः यह भाईचारा है। लोकतंत्र महज इसका दूसरा नाम है। लोकतंत्र महज शासन का एक स्वरूप नहीं है। प्राथमिक तौर पर यह सहजीवन का एक माध्यम है और एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए अस्तित्व में होने का अनुभव है। मूलतः यह अपने सहचरों के प्रति आदर और श्रद्धा है। अंबेडकर धर्म पर अपने विचारों को जॉन डेवी से लिए गए विचारों के आधार पर न्यायसंगत ठहराते हैं। जॉन डेवी का अनुसरण करते हुए अंबेडकर यह रेखांकित करते हैं कि हिंदुओं को यह महसूस करना होगा कि पूरे सामाजिक धरोहर को अक्षुण्ण रखना निराधार है। एक लोकतांत्रिक और प्रबुद्ध समाज में ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि वे ऐसी चीजें संरक्षित
को उद्धृत करते हैं, अतीत का प्रस्तुतिकरण वर्तमान को समझने में हमारी मदद नहीं करेगा। अतीत का ज्ञान और उसका धरोहर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तभी जब वह वर्तमान से सरोकार रखता हो, अन्यथा नहीं। अरुण पी मुखर्जी अंबेडकर द्वारा प्रयुक्त शब्द एंडोस्मोसिस की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अंबेडकर ने अपने लेखन में एक लोकतांत्रिक समाज में मेल जोल के लिए इस रूपक का कई बार प्रयोग किया है। प्रारंभिक तौर पर इस शब्द का प्रयोग हेनरी बर्गसन द्वारा किया गया था और उसके बाद विलियम जेम्स द्वारा मस्तिष्क का प्रकृति के साथ पारस्परिक क्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार विज्ञान में एंडोस्मोसिस से अभिप्राय है किसी द्रव का किसी छिद्र युक्त मार्ग में अंदर की तरफ प्रवाहित होना ताकि वह उसके अंदर के द्रव से मिल सके। मैं यह कहूंगा कि अंबेडकर वादियों और देवी वादियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। यह तरलता की ओर इंगित करता है जिसके माध्यम से एक लोकतंत्र में विभिन्न समूह और व्यक्ति जुड़े होते हैं और सृजनात्मक बौद्धिकता से एक दूसरे को सिंचित और लाभान्वित करते हैं। चित्रित पट एक पृथक करने वाली चीज है, व्यक्तियों की निजता को छानने वाली एक झिल्ली की तरह यह उन्हें अपारगम्य दीवारों पर रोके रखती है। इस रूपक की मदद से देवी और अंबेडकर दोनों दो पृथक और विरोधी विचारों में पृथकता और जुड़ाव को दर्शाते हैं। एक लोकतांत्रिक सामाजिक अनुक्रम में विभिन्न द्वार या माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से कहीं भी हो रहे परिवर्तन का बंटवारा होता है और साथ ही साथ उसमें भिन्न भिन्न और स्वतंत्र बिंदुओं का जुड़ाव भी होता है। देवी अपने अध्याय के निष्कर्ष में यह बात बार बार दोहराते हैं, दो बिंदु जिनके माध्यम से सामाजिक जीवन के स्वरूप का मूल्य मापा जाता है, उनमें से पहला तो यह है कि समूह के सदस्यों द्वारा अपने हितों को किस सीमा तक अपने सभी सदस्यों से साझा किया जाता है और दूसरा कितनी पूर्णता और स्वतंत्रता से वह अपने समूह के सदस्यों के साथ पारस्परिक व्यवहार करता है। एक समाज जो अपने आदर्श स्थिति में अपने सभी सदस्यों को समान शर्तों पर भागीदारी की अनुमति देता है, जो सामूहिक जीवन के विभिन्न स्वरूपों में पारस्परिक व्यवहार को अपनी संस्थाओं के लचीले पुनर्समायोजन के माध्यम से जिस सीमा तक सुनिश्चित करता है, वह उस सीमा तक लोकतांत्रिक है। इस प्रकार अंबेडकर ने इन कसौटियों का प्रयोग जाति आधारित भारतीय समाज